हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेटल्ड विद साउंड अप। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कुछ लोग उसे जीनियस कहते हैं तो कुछ लोग उसे रियल लाइफ आयरन मैन बुलाते हैं। जो काम बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स और आर्मीज नहीं कर पाई, वो काम कैसे कर दिखाया इस एक बंदे ने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इलॉन मस्क की। आखिर इलॉन मस्क के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो उसे एक जीनियस बनाती हैं? ऐसी कौन सी बात है जो उसे 5 अलग अलग हाईटेक इंडस्ट्रीज में कामयाब बनाती है? तो आज मैं इलॉन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स एंड क्वेस्ट फॉर फैंटास्टिक फ्यूचर बुक से आपके साथ इन सारी चीजों की डिटेल शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं इलॉन मस्क की सारी कंपनीज के बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो आपको एक्सप्लेन कर देगा कि वो नामुमकिन को कैसे मुमकिन कर पाए। दोस्तों, दिमाग के ढक्कन खोल के और दिल को थाम के बैठिए क्योंकि आज हम देखने वाले हैं इलॉन मस्क की लाइफ जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1971 में पैदा होने वाले इलॉन मस्क ने अपना बचपन साउथ अफ्रीका में गुजारा। इलॉन मस्क के फादर एक इंजीनियर थे और उनकी मदर एक मॉडल और डाइटिशियन थी। उनकी फैमिली लाइफ काफी टफ रही और वो कभी भी स्कूल में सेट नहीं हो पाए, लेकिन वो भी दूसरे जीनियस लोगों की तरह एक सेल्फ लर्नर थे। वो चीजें दूसरों से बहुत जल्दी समझ जाते थे। उनकी सबसे शानदार बात थी उनका रीडिंग में इंटरेस्ट। काफी छोटी उम्र से ही उनके हाथ में कोई ना कोई किताब रहती थी। उनके भाई किम्बल बताते हैं कि वो 10 घंटे दिन में पढ़ता था और अगर वीकेंड हो तो वो दिन में 2 किताबें खत्म कर देता था। जल्दी एक दिन ऐसा आया कि वो स्कूल की लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ चुके थे और इलॉन मस्क को स्कूल की लाइब्रेरी में ज्यादा बुक्स लाने की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। उनकी दूसरी स्पेशल बात जिसने सारे घर वालों को परेशान कर दिया, वो था उनका किसी से बात करते करते अपनी सोचों में गुम हो जाना। सबको ऐसा लगने लगा कि वो शायद सुन नहीं पाते और उनके कान का ऑपरेशन भी करवाया गया, लेकिन फिर भी इलॉन मस्क की ना सुनने वाली आदत पे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनकी दिमाग की वायरिंग ही ऐसी थी। वो जब किसी चीज के बारे में सोच रहे होते थे तो उनके फोकस का लेवल इतना ज्यादा होता था कि वो आसपास को भूल जाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता सारे फैमिली वाले भी ये बात समझ गए कि ये अपने दिमाग में ही कहीं गुम हो जाता है और फिर ये एक अलग ही दुनिया में होता है। दोस्तों, इतनी कम उम्र में ही उन्होंने पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर बस अपनी काम की चीज पे ध्यान लगाना सीख लिया था। 9 साल की उम्र में उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर में बढ़ने लगा जब उन्हें पहला कंप्यूटर मिला चलाने को, द कोमोडोर VIC-20। वो कंप्यूटर 5 किलोबाइट्स की मेमोरी के साथ आता था और उसके साथ एक गाइड आती थी, हाउ टू प्रोग्राम, जो कि एक एवरेज बंदे को कंप्लीट करने में 6 महीने लगते थे। वहीं 9 साल के इलॉन मस्क ने वो 3 दिन बिना सोए ही खत्म कर दी थी और फिर 12 साल की उम्र में उन्होंने वही स्किल्स यूज करके एक वीडियो गेम बनाया, ब्लास्टर। 1983 के हिसाब से वो गेम इतना अच्छा था कि उन्होंने वो $500 में एक कंप्यूटर मैगजीन कंपनी को बेच दिया। दोस्तों, कहते हैं ना, शेर के मुंह अगर खून लग जाए तो उसे कौन रोक सकता है। वैसे ही इलॉन मस्क स्टार्टअप की सक्सेस का मजा चख चुके थे, जिसने उनके दिमाग में आगे की सक्सेस का बीज लगा दिया था। उन्हें लगने लगा कि उनके सारे ख्वाब सिलिकॉन वैली USA में ही पूरे हो सकते हैं। तो 17 साल की उम्र में उन्होंने साउथ अफ्रीका को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो पहले कनाडा चले गए, जहां का वीजा मिलना उनके लिए जरा इजी था क्योंकि उनकी मदर कैनेडियन थी। कनाडा जाकर उनका शुरू का टाइम मुश्किल से भरा रहा, जहां उन्हें अपना खर्चा चलाने के लिए और जॉब्स भी करनी पड़ी। फिर जब उनके भाई, बहन और माँ कनाडा शिफ्ट हो गए तो इलॉन मस्क ने 1989 में क्वींस यूनिवर्सिटी इन किंगस्टन में एडमिशन ले लिया। वो वहां से मौका देखते ही स्कॉलरशिप लेकर 1992 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA में ट्रांसफर हो गए, जहां वो ड्यूल डिग्री करने लगे, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में। यही वो वक्त था जब वो ये सोचने लगे कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। उन्होंने ये जानने के लिए खुद से एक सवाल पूछा कि वो कौन सी फील्ड्स हैं जो ह्यूमैनिटी को फ्यूचर में सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाली हैं। जो जवाब उन्होंने सोचा उसमें 5 चीजें थीं। पहली इंटरनेट, दूसरी सस्टेनेबल एनर्जी, तीसरी स्पेस एक्सप्लोरेशन, चौथी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5वीं थी ह्यूमन जेनेटिक कोड मॉडिफिकेशन। इलॉन मस्क को ये शक था कि आखिरी 2 चीजें इंसानों के लिए अच्छी हैं या नहीं, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में इंटरनेट, सस्टेनेबल एनर्जी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में कुछ करेंगे। वो पहले सस्टेनेबल एनर्जी पे काम करना चाहते थे, लेकिन ये 1995 था जिसमें इंटरनेट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और इलॉन मस्क इंटरनेट को मिस नहीं करना चाहते थे। मस्क ने पहले अपने भाई के साथ मिलके एक कंपनी बनाई Zip2 के नाम से। Zip2 बेसिकली कॉम्बिनेशन था येलो पेजेस और गूगल मैप्स का। उनका प्लान ये था कि वो बिजनेस को ये समझाएंगे कि येलो पेजेस अब आउटडेटेड हो जाएगा,
इसलिए ये एक अच्छा आइडिया था कि वो अपने बिजनेस किसी ऑनलाइन डायरेक्टरी में ले आए। दोनों भाइयों के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो ऑफिस में ही सोते थे और जिम में नहाने जाते थे। इलॉन, जो उनकी लीड प्रोग्रामर थे, वो सारा दिन पागलों की तरह कंप्यूटर पे लगे रहते थे। 1995 में लोगों को इंटरनेट का पावर समझाना बहुत ही मुश्किल था। लोग ये कहते थे कि इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट करवाना दुनिया का सबसे बेवकूफ काम है। लेकिन आखिरकार कुछ कस्टमर आने लगे और कंपनी बड़ी होती गई। 1999 तक इंटरनेट कंपनीज का बूम चल रहा था और हर कोई इंटरनेट कंपनीज खरीदना चाहता था। तो कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया और इलॉन मस्क, जो उस वक्त सिर्फ 27 साल के थे, $22 मिलियन मिलने के बाद एक मिलियनियर बन चुके थे। उस वक्त ज्यादातर कामयाब इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स जल्द ही रिटायर होकर कोई आइलैंड लेकर सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इलॉन मस्क इतना जल्दी कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े बैंक्स बहुत ही सुस्त हैं और वो छोटी सी पेमेंट ट्रांसफर करने में भी इतनी देर लगाते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो बैंकिंग इंडस्ट्री को बदलेंगे। उन्होंने अपने Zip2 से आए हुए 75% पैसे X.com बनाने में डाल दिए, जो एक कंप्लीट ऑनलाइन बैंक बनने वाला था। जहां X.com काम कर रही थी, वहीं एक दूसरी फाइनेंस कंपनी कॉन्फिनिटी काम कर रही थी। X.com का एक फंक्शन था मनी ट्रांसफर सर्विस को इजी और फास्ट बनाना, लेकिन जल्द ही कॉन्फिनिटी ने भी यही सेम सर्विस डेवलप करना शुरू कर दी। दोनों कंपनीज की मनी ट्रांसफर की डिमांड बहुत बढ़ने लगी, जिसने दोनों को ही कंपटीशन में लगा दिया और उसके पीछे बहुत पैसे उड़ने लगे। तो जल्द ही दोनों कंपनीज को अकल आई, तो उन्होंने दोनों कंपनीज को मर्ज करके एक ही कंपनी बना दी, जिसे आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं। लेकिन इससे मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी ईगोज और अलग अलग ओपिनियंस कंपनी में आने लगे। क्योंकि अब इलॉन मस्क के साथ पीटर थिल और कुछ और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स काम करने लगे। हालांकि कंपनी काफी तेजी से ग्रो कर रही थी, लेकिन कंपनी के अंदर की चीजें बुरी होती जा रही थीं। और फिर 2000 के एंड में इलॉन मस्क जब एक ट्रिप पे फंड रेज करने और अपने हनीमून के लिए गए, तो मस्क के अपोजिट लोगों ने उन्हें रिप्लेस करके सीईओ थिल को बना दिया। वापस आकर इलॉन मस्क बहुत ही गुस्सा थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और टीम में एक सीनियर का रोल अदा करते रहे और पेपाल में इन्वेस्ट करते रहे। और फिर कंपनी को 2002 में ईबे को $1.5 बिलियन में सेल करवाने में लीड रोल प्ले किया। मस्क, जो कि पेपाल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, उन्होंने टैक्सेस के बाद भी $180 मिलियन बनाए उस डील में। 2002 में पेपाल की सेल होते ही इलॉन मस्क ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने स्पेसएक्स के नाम से एक रॉकेट कंपनी स्टार्ट की, जिसका मिशन था सबसे सस्ता रॉकेट बनाना, ताकि लोग स्पेस में ट्रेवल कर सकें और इंसान अलग अलग प्लेनेट पे रह सके। फिर 2004 में जैसे ही स्पेसएक्स काम करना शुरू ही हुआ था, इलॉन मस्क ने एक और बहुत ही रिस्की काम किया। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसका नाम था टेस्ला। टेस्ला का मकसद था पूरी कार इंडस्ट्री को बदल के रख देना, लेकिन उस वक्त तक अमेरिका की पूरी हिस्ट्री में कोई भी इलेक्ट्रिक कार कंपनी कामयाब ना हो सकी थी। अब लोग इलॉन मस्क को एक पागल समझने लगे थे और लोग ये तक समझने लगे कि इलॉन मस्क को अपना पैसा गंवाने का शौक है। और फिर 2008 में लोगों की ये सोच सही होने लगी। अमेरिका में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ चुका था। स्पेसएक्स सस्ते रॉकेट तो बना रहा था, लेकिन वो चलते नहीं थे। वो 3 रॉकेट लॉन्च कर चुके थे, जो सारे ही ऑर्बिट में जाने से पहले ही तबाह हो गए। कोई भी स्पेसएक्स पे भरोसा करके और लॉन्चेस के पैसे देने को तैयार नहीं था और इलॉन मस्क के पास बस एक लास्ट रॉकेट लॉन्च के पैसे रह गए थे। अगर ये आखिरी ट्राई भी फेल हो जाता तो स्पेसएक्स बंद हो जाता। उसी दौरान टेस्ला भी काफी मुश्किल में आ गई थी। टेस्ला अभी भी अपनी पहली गाड़ी टेस्ला रोस्टर मार्केट में लाने की तैयारी में थी, जो लोगों को बाहर से इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। टेस्ला बहुत तेजी से पैसे गंवा रही थी और ऐसे हालात में कोई नई इलेक्ट्रिक कार कंपनी पे भरोसा करने को तैयार नहीं था। इलॉन मस्क की लाइफ की 2 बड़ी चीजें फेल होने जा रही थीं। तभी उनकी 8 साल से सही जाती हुई मैरिज में भी क्राइसिस आ गया और उनका बहुत बुरी तरह डाइवोर्स हो गया। उनकी लाइफ की सारी चीजें पलट चुकी थीं और इस डूबती कश्ती में वो अकेले ही बचे थे। लेकिन ये कोई आम बंदा नहीं था, ये इलॉन मस्क था और वो कोई बेवकूफ नहीं था जिसने फजूल कंपनियां बनाई थीं। उन्होंने बहुत ही अच्छी कंपनियां बना ली थीं, लेकिन मसला सिर्फ इतना था, वो अपने काफी पैसे इन रिस्की प्रोजेक्ट्स में लगा चुके थे और उस क्राइसिस के वक्त कोई भी ऐसी रिस्की कंपनीज में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। तभी इलॉन मस्क ने अपने बचे कुचे पैसे भी इन दोनों कंपनीज में लगा दिए और फिर जल्द ही हर चीज बदलने लगी। पहले सितंबर 2008 में स्पेसएक्स ने अपना लास्ट रॉकेट लॉन्च किया और वो कामयाब रहा, जिसे देख के नासा ने उन्हें $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और स्पेसएक्स को दोबारा जिंदगी मिल गई।
और उसके ही अगले दिन इलॉन मस्क ने टेस्ला में $50 मिलियन और इन्वेस्ट करने का फैसला किया और उनका यही कॉन्फिडेंस देखकर दूसरे इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने को तैयार हो गए और इस तरह टेस्ला भी सेव हो गई। दोस्तों, लोगों ने ये समझने में गलती कर दी कि इलॉन मस्क सिर्फ एक फिजिक्स पढ़े हुए साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि वो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट भी थे। इलॉन मस्क जो कर रहे थे वो बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल पे बेस्ड था। वो कुछ भी नया करने की ट्राई नहीं कर रहे थे, बल्कि जो कुछ भी हो रहा था उसे सही तरह से करना चाहते थे। उस वक्त एक रॉकेट लॉन्च करना बहुत ही महंगा पड़ता था, क्योंकि स्पेसएक्स से पहले रॉकेट कंपनीज पूरा रॉकेट खुद नहीं बनाती थी, वो बस सारे पार्ट्स असेंबल करती थी। जैसे वो इंजन, गाइडेंस सिस्टम और बाकी के पार्ट्स दूसरी कंपनी से लेती थी और उन सब पार्ट्स को मिला के एक रॉकेट बनाती थी। उनके हर पार्ट के सप्लायर के अपने खर्चे होते थे और हर सप्लायर अपना मुनाफा भी लगाता था उस पार्ट में। इस तरह सारे पार्ट्स जब तक रॉकेट असेंबली कंपनी तक आते थे वो बहुत ही महंगे हो जाते थे। लेकिन स्पेसएक्स बिल्कुल ही अलग है। वो अपने 85% पार्ट्स खुद बनाते हैं, जो उन्हें सस्ता रॉकेट बनाने में मदद करता है। एक रेडियो जो उन्हें बाहर से $50,000 में मिलेगा वो खुद $5,000 में बना देते हैं। ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। दूसरी कंपनीज जहां रॉकेट $400 मिलियन में लॉन्च करती थी, वही काम स्पेसएक्स $80 मिलियन में करता है, यानी पहले के मुकाबले में बस 20% पे। और उनका टारगेट है जल्दी इस कॉस्ट को $40 मिलियन तक ले जाना। रॉकेट लॉन्च करने में सबसे बड़ी कॉस्ट रॉकेट की होती है, इसलिए स्पेसएक्स अब ऐसे रॉकेट बना रहा है जो लॉन्च होने के बाद वापस अर्थ पे लैंड कर सकें, ताकि उन्हें दोबारा यूज किया जा सके। इस तरह एक रॉकेट लॉन्च करने की कॉस्ट कम होकर $10 मिलियन तक आ सकती है। दूसरी तरफ अगर हम टेस्ला को देखें तो वो भी इन्हीं सेम इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिक कार के 5300 पार्ट्स में से 80% पार्ट्स खुद बनाता है, लेकिन अभी तक वो अपनी कार की बैटरीज खुद नहीं बनाते। टेस्ला अभी बैटरीज पैनासोनिक से खरीदता है, जो उसे $200 पर किलोवाट पे मिलती है। इसका मतलब अगर टेस्ला अपने कम से कम रेंज वाली 50 किलोवाट वाली बैटरी लेता है तो वो भी उसे $10,000 की पड़ती है। अगर टेस्ला अपनी कार $35,000 में बेचना चाहता है तो ये $10,000 सिर्फ बैटरी का खर्चा एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसलिए टेस्ला अब अपनी बैटरीज खुद बनाने के लिए एक गीगा फैक्ट्री लगा रहा है, जो उनकी बैटरी की कॉस्ट $10,000 से आधी करके $5,000 किया जा सके। दोस्तों, ऐसे ही इकोनॉमिक्स की वजह से अभी तक स्पेसएक्स 20 से भी ज्यादा रॉकेट लॉन्च कर चुका है और आज स्पेसएक्स की वैल्यू तकरीबन $12 बिलियन तक आ गई है। और दूसरी तरफ टेस्ला का मॉडल एस भी बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, जिसने 99 आउट ऑफ 100 रेटिंग लेकर कार इंडस्ट्री के सारे कंज्यूमर रेटिंग के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अब वो बहुत ही क्लोज आ गए हैं अपने सस्ते मॉडल 3 लाने के, जो कार इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगा। आज टेस्ला की वैल्यू $47 बिलियन से भी ऊपर आ चुकी है। इस तरह 2008 में ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाले इलॉन मस्क की आज नेटवर्थ $19 बिलियन है। दोस्तों, ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि इलॉन मस्क आगे और क्या कारनामे करते हैं। लेकिन समडअप में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इलॉन मस्क की तरह बुक्स से सीखना चाहते हैं तो समडअप को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी नॉलेज से भरी वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं क्या आप इलॉन मस्क को जीनियस समझते हैं या नहीं। मैं आपसे मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में सैटरडे विद समडअप के साथ। तब तक ख्वाब देखते रहिए और उनके पीछे आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।